हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं जिसका नाम है ऑस्मोसिस। उसको सीखने के लिए हमने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप ले लिया है जिसमें मेरे पास है प्योर वाटर, थोड़ा सा कॉमन सॉल्ट मैंने ले लिया है एंड देन वी हैव अ कंटेनर हियर जिसके बीच में मेरे पास एक पोटैटो है जो मैंने फ्रेशली पील किया है, साइड्स कट कर दिए हैं ताकि वो पतले हो जाएं, और बीच में मेरे पास एक स्कूप्ड, उसको मैंने स्कूप कर दिया, यानी बीच का पोटैटो मैंने यहाँ से बाहर निकाल दिया है। तो अब देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट को हम आगे कैसे करने वाले हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम सबसे पहले ये पोटैटो लेते हैं और इसके अंदर एक कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसमें काफ़ी सारा सॉल्ट डाल देती हूँ और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा वाटर डाल देते हैं और इसको स्टर करके एक सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं। अब हम देख सकते हैं हमारे पास इसके अंदर एक सॉल्ट सॉल्यूशन है और इसको हम वापस इसमें प्लेस कर देते हैं। और इसमें क्योंकि बाहर हमारे पास थोड़ा पानी गिर गया है बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम इसे बाहर भी पानी से फिल करने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास बाहर प्योर सॉल्वेंट यानी प्योर वाटर है और अंदर एक कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन प्रेजेंट है। अब हम इस सेटअप को इसी तरह स्टिल रहने देंगे फॉर 1.5 आवर्स और देखते हैं कि इसके बाद क्या होगा। और यहाँ पे आप एक चीज नोट कर सकते हैं कि वाटर अभी पूरे ब्रिम तक भरा हुआ नहीं है, यानी कि इस ब्रिम से वाटर थोड़ा नीचे है जो अंदर सॉल्ट सॉल्यूशन हमारे पास प्रेजेंट है। सो आफ्टर 1.5 आवर्स आप देख सकते हैं कि ये जो पोटैटो है ये अपने ब्रिम तक भर चुका है, यानी जो इसके अंदर सॉल्यूशन था उसका लेवल राइज हो गया है और एकदम टॉप तक आ गया है, जबकि इनिशियली ये इतना भरा हुआ नहीं था। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास पानी और कहीं से तो आया नहीं, पोटैटो का हमारे पास सॉलिड वॉल था, तो हम कह सकते हैं कि ये पानी इस अंदर जो हमने बाहर जो प्योर सॉल्वेंट लिया था इस कंटेनर में वही पानी पोटैटो के अंदर चला गया है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो पोटैटो है एक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है जो इस वाटर के मूवमेंट को अलाउ कर रहा है। ऐसी सभी मेम्ब्रेन्स को जो वाटर के मूवमेंट को अलाउ करती हैं हम उन्हें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ऑल्सो अब ये जो मूवमेंट हुआ पानी का, जो अंदर बाहर जो था पानी वो अंदर चला गया जहां हमारे पास सॉल्यूशन था, इस मूवमेंट ऑफ वाटर को ही हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ये मूवमेंट्स हम किसी भी प्योर सॉल्वेंट के लिए देख सकते हैं जब वो एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव कर जाती हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ऑस्मोसिस का एक प्रोसेस हुआ है। अब हम देखेंगे कि ये प्रोसेस आखिर क्यों होता है और कैसे होता है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस कैसे टेक प्लेस करता है। नाउ इसके पीछे रीजन क्या है, ऑस्मोसिस के पीछे का रीजन, ये भी अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो नाउ टू अंडरस्टैंड दिस मेरे पास एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। यहाँ पे इस सेटअप में हमारे पास 2 बीकर्स या कंटेनर्स हैं और दोनों में कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस हैं। तो हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो है बीकर उसमें हमारे पास सॉल्वेंट प्रेजेंट है, एक प्योर सॉल्वेंट है, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एक सॉल्यूशन प्रेजेंट है जो बनाया गया है इसी सॉल्वेंट को लेते हुए, जिसमें हमने कुछ ना कुछ एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं कि दोनों बीकर्स में लेवल बराबर है और दोनों ही बीकर्स क्लोज्ड हैं। नाउ इफ यू ट्राई एंड ऑब्जर्व समथिंग्स, हम कह सकते हैं कि हम दोनों के ऊपर का प्रेशर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रेशर है हमारे सॉल्यूशन के ऊपर, हम देख सकते हैं वो प्रेशर क्या होगा, वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्लस द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा वहां पे। एंड सिमिलरली जो प्रेशर हमारा सॉल्वेंट के ऊपर होगा वो भी हम कुछ सेम तरीके से देख सकते हैं कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, साथ ही साथ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट भी वहां पे प्रेजेंट होगा। नाउ यू कैन नोटिस दैट दीज 2 प्रेशर्स आर डिफरेंट। हमें पता है ये डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है वो ज्यादा होता है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन से। ये आप समझ सकते हैं बिकॉज सोल्यूशन में हमारे पास कुछ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है जिसके कारण एक रिलेटिव लोअरिंग हो जा रही है वेपर प्रेशर की। नाउ सिंस देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस प्रेजेंट, हम समझ सकते हैं कि जो प्रेशर ओवर द सॉल्वेंट है यानी कि यहाँ पे वो प्रेशर ज्यादा है। सिंस ये प्रेशर ज्यादा है इस तरफ से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को कुछ ना कुछ पुश मिल रहा होगा और इस पुश के कारण जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इस डायरेक्शन में मूव करते हैं और ये डायरेक्शन हमने यहाँ पे एरो से भी दिखाया हुआ है। सो दिस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन इज नोन एज ऑस्मोसिस, और ये जो प्रेशर डिफरेंस है इज द रीजन बिहाइंड द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो हमें यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखनी है, वो ये है कि हमेशा सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही पास कर सकते हैं हमारे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू और कभी भी सोल्यूट मॉलिक्यूल्स उसके अक्रॉस पास नहीं कर सकते। सो आप लोग अब समझ गए कि ऑस्मोसिस क्यों होती है।
ना अगर मुझे ऑस्मोसिस को स्टॉप करना हो तो हमें क्या करना होगा, हम समझ सकते हैं कि ये क्योंकि प्रेशर डिफरेंस की वजह से हो रही है, अगर इन दोनों प्रेशर्स को मैं बराबर कर दूं तो हमारी ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुक सकती है। इस प्रेशर को बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंस यहाँ पे प्रेशर कम है, हमें जो प्रेशर डिफरेंस के बराबर का प्रेशर अगर हम इस तरफ लगाएं तो दोनों प्रेशर्स बराबर हो जाएंगे और इससे ऑस्मोसिस रुक जाएगी। सो दिस पर्टिकुलर प्रेशर जो मैं यहाँ पे लगाऊंगी टू मेक दीज प्रेशर्स इक्वल इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसको हम पाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टू डिफाइन ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, हम कह सकते हैं कि प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस फ्रॉम अकरिंग इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। एक और चीज है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, इस डिफरेंस को हम ऑस्मोटिक प्रेशर, इस डिफरेंस ऑफ प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर तभी कहेंगे जब हम एक सॉल्यूशन को कंपेयर करेंगे उसके प्योर सॉल्वेंट के साथ। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। नाउ लेट्स सी कि उसका एक्सप्रेशन कैसा आता है, यानी हम ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। सो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई कैन बी रिप्रेजेंटेड एज C इंटू R इंटू टी, जहाँ पे C जो है वो कंसेंट्रेशन है इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी या मोल्स पर लीटर, R जो है वो गैस कांस्टेंट है, एंड T इज द टेम्परेचर इन केल्विन। नाउ अगर आप ध्यान दें कि मेरे पास एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में बात करूं, सो वी कैन से दैट R and T आर कांस्टेंट एंड देयरफॉर वी कैन से दैट द ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर कंसेंट्रेशन। यानी अगर किसी सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा एंड वाइस वर्सा। तो नाउ लेट्स ट्राई एंड एक्सप्रेस दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। तो मैं अगर कहूं दैट पाई इज इक्वल टू CRT, तो मैं कंसेंट्रेशन C को लिख सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ इट्स मोलैरिटी, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। सो वी कैन राइट दैट पाई विल बी इक्वल टू N2 by VRT, वेयर N2 इज नंबर ऑफ मोल्स एंड V इज द वॉल्यूम। विच अगेन इसको अगर हम फिर से मूव करें तो हम कह सकते हैं दैट दिस विल कम आउट टू बी पाई V इज इक्वल टू N2RT। नाउ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन अगर आप ध्यान दें तो काफी सिमिलर है आइडियल गैस इक्वेशन के जो हमने पहले देखी हुई, विच इज PV इज इक्वल टू NRT। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही डिफरेंस है दैट इंस्टेड ऑफ प्रेशर P हमारे पास यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर पाई प्रेजेंट है। एक अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑस्मोटिक प्रेशर को भी हम यूज कर सकते हैं मोलर मास ऑफ एन अननोन सोल्यूट पता करने के लिए। तो देखते हैं उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुका है ऑस्मोटिक प्रेशर का, विच इज पाई इज इक्वल टू CRT। ना अगर हमें इससे अननोन सोल्यूट का मोलर मास पता करना हो तो हम यहाँ पे जो कंसेंट्रेशन है मोलैरिटी को उसको एक्सप्लिसिटली लिख सकते हैं। तो वी कैन राइट दैट पाई विल बी इक्वल टू N2 द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम इनटू RT। यहाँ पे N2 जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है उसको भी हम वेट ऑफ द सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सोल्यूट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड देयरफॉर वी गेट एन इक्वेशन विच इज पाई इज इक्वल टू W2 by M2 होल डिवाइडेड बाय V इंटू RT। तो इसको अगर हम रीअरेंज करें तो हमें पता पड़ सकता है कि द मोलर मास ऑफ सोल्यूट हम पता कर सकते हैं अगर हमारे पास एक्सप्रेशन है W2 इंटू RT डिवाइडेड बाय पाई इंटू V। अगर हमारे पास एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड ऑस्मोटिक प्रेशर हो और बाकी सारी ये वैल्यूज प्रेजेंट हैं तो हम यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे अननोन सोल्यूट का मोलर मास क्या होगा। तो यहाँ पे हमें एक चीज नोट करनी है कि दिस पर्टिकुलर मेथड फॉर फाइंडिंग द मोलर मास यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर इज मोर एडवांटेजेस एज कंपेयर टू द अदर मेथड्स जो हमने अभी तक देखे। इसका रीजन ये है कि हमारे पास एक सिग्निफिकेंटली लार्ज वैल्यू आती है ऑस्मोटिक प्रेशर की, इवन इफ हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशंस हो। तो बाकी ऑस्मोटिक प्रेशर से केस में ये वैल्यू काफी छोटी होती है और मेजरेबल नहीं हो पाती, वेयरएज इन केस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वी गेट अ वेरी गुड वैल्यू ओवर हियर, जिसकी हेल्प से हम मोलर मास पता कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे इस टेक्निक इज मोर यूजफुल बिकॉज यहाँ पे हम मेजरमेंट्स हमारे रूम टेम्परेचर पे ले सकते हैं, ना कि हमें बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट तक रीच करने की कोई जरूरत नहीं होती है। एंड देयरफॉर बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस ये टेक्निक काफी यूज होती है इन फाइंडिंग द मोलर मासेस ऑफ प्रोटीन्स, पॉलीमर्स एटसेट्रा, बिकॉज ये चीजें जरूरी नहीं है कि हर टेम्परेचर पे स्टेबल और जनरली रूम टेम्परेचर पे ही स्टेबल होती है, और इसीलिए इनके मोलर मास हम इस पर्टिकुलर टेक्निक से फाइंड कर सकते हैं। नाउ दैट यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट ऑस्मोटिक प्रेशर इज, इससे रिलेटेड कुछ और टर्म्स भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो फर्स्ट टर्म जिसको हम देखने वाले हैं वो है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस।
आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है एट अ गिवन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर T पे बात करें तो हम कह सकते हैं अगर हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2, तो उसके लिए जो π1 होगा वो π2 के बराबर होगा। इसी को अगर हम कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखे तो हम कह सकते हैं कि दैट C1RT विल बी इक्वल टू C2RT सिंस टेम्परेचर सेम है, एंड देयरफॉर यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस उनके कंसंट्रेशन भी बराबर होंगे। बट व्हाट हैपेंस अगर हमारे सॉल्यूशंस आइसोटोनिक ना हो? अगर हमारे पास एक ऐसा केस हो जिसमें एक सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ज्यादा हो दूसरे सॉल्यूशन से, तो मान लीजिए दैट π1 इज ग्रेटर देन π2, यानी सॉल्यूशन 1 का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ज्यादा है सॉल्यूशन 2 से, तो इस केस में हम कहेंगे कि जो सॉल्यूशन 1 है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन 2, और जो सॉल्यूशन 2 है क्योंकि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है वो हाइपोटोनिक है एज कंपेयर टू आवर सॉल्यूशन 1। ऑल्सो अगर हम सेम टेम्परेचर पे बात करें तो हम कह सकते हैं कि इस सिनारियो में विद द सेम लॉजिक जो हमने यहाँ पे देखा कि जो कंसंट्रेशन फॉर सॉल्यूशन 1 है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द कंसंट्रेशन फॉर सॉल्यूशन 2, दैट इज C1 विल बी ग्रेटर देन C2। सो नाउ दैट यू अंडरस्टूड दिस, हम एक सिचुएशन देखते हैं जहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर में एक तरफ हाइपरटोनिक सोल्यूशन है और दूसरी तरफ एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, और ये दोनों सेपरेटेड हैं बाय अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन बिटवीन। तो क्या आप सोच सकते हैं कि किस तरफ फ्लो होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा व्हेन कंपेयर टू अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सिंस यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, हम कह सकते हैं कि जो ऑस्मोसिस होगा यहाँ से इस डायरेक्शन में होगा, यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का डायरेक्शन के मूवमेंट का डायरेक्शन। नाउ देन यू आर क्लियर ऑन दिस, हम हमारे पहले क्वेश्चन जो हमने सोचा था कि क्यों सॉल्ट वाटर गार्गल करने से हमें रिलीफ मिलता है जब हमें सोर थ्रोट का प्रॉब्लम है, उसका भी आंसर हम यहीं से कर सकते हैं। सो टू अंडरस्टैंड, जब हमें सोर थ्रोट होता है तो हमें पता है कि कुछ स्वेलिंग हो जाती है हमारे टॉन्सिल्स में, जिसके कारण हमें कुछ डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस होता है। जब हम सॉल्ट वाटर से गार्गल करते हैं तो जो सॉल्ट वाटर होता है वो हाइपरटोनिक होता है इन नेचर में एज कंपेयर टू द फ्लूइड्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर टॉन्सिल्स। इसके कारण क्योंकि जो वो फ्लूइड्स है हमारे टॉन्सिल्स में वो हाइपोटोनिक हो गए, और इसी केस में फिर से हमारा फ्लो ऑफ सॉल्वेंट जो होता है वो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक होता है, एंड देयरफॉर जो वाटर होता है हमारे टॉन्सिल्स में जिसके कारण स्वेलिंग हो रही होती है वो बाहर आ जाता है बिकॉज ऑफ द सॉल्ट वाटर आउटसाइड। सिंस वाटर बाहर आ जाता है तो हम समझते हैं कि स्वेलिंग कम हो जाती है और इसी कारण हमें रिलीफ मिलता है, एंड दैट इज हाउ सॉल्ट वाटर हेल्प्स अस व्हेन वी हैव सोर थ्रोट इश्यूज।